अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। MMRPS के सरबरा मंडा कृष्णा माडेगा रियासती तिबी सेहत, खानदानी बहबूद और साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर और माडेगा के अवामी नुमाइंदों के एक ग्रुप ने तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो SC की दर्जा बंदी को अवामिल को फौरी तौर पर मुकम्मल और नाफिज कर दे। वफद ने रेवंत रेड्डी से तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की। वज़ीर आला ने तालीम और मुलाजमतों की आसामियों के तनाजुर में SC की फौरी दर्जे बंदी की दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया है। हुकूमत के मुशीर और वेम नरेंद्र रेड्डी, गवर्नमेंट वेब अदलूर लक्ष्मण कुमार, साबिक वज़रा मोटको पल्ली नरसिम्हू और MLA उमेला विरिशम काले यादయ్య, डॉक्टर और कावाम पल्ली सत्य नारायणा, थोटा सत्य नारायणा, साबिक MP पसुनरी दियाकर और प्रोफेसर C काशिम भी इस मौके पर शिरकत की थी। साफ है कि झगड़ा लगाने वक्फ की जायदादों को हड़पने के लिए जब चाहे कोई अपील में जा सकेगा। हालांकि अदालत तक में अपील की मुद्दत मुकर्रर होती है और अगर मुकर्ररा मुद्दत में किसी ने अपील नहीं किया तो समझा जाता है कि फरीक सानी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और फैसला हर दो फरीक के लिए वक्फ बोर्ड के एक काबिल नाकबूल होगा। सेक्शन 20 चेयरमैन को अदम एतमाद की तहरीक लाकर हटा दिया जा सकता था। इस दफा को खत्म कर दिया गया है। इससे चेयरमैन में आमरीत आने का खतरा हो सकता है। यूं भी एक जमहूरी तरीक़ेकार को खत्म करने का कोई जवाज नहीं बनता है। सेक्शन 123 में ये बात भी थी कि बोर्ड में एक कुल वक्ती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो मुसलमान होगा। रियासती हुकूमत के जरिए ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के जरिए बहाल होगा। वक्फ बोर्ड 2 अफराद का पैनल सरकार को भेजेगा जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का होगा। इस सेक्शन में 2 तब्दीली की गई है। एक ये कि मुस्लिम होने की कैद को हटा दिया गया है। नई तरमीम में हु शॉल बी अ मुस्लिम को हज़्फ कर दिया गया है। दूसरी तब्दीली डिप्टी सेक्रेटरी की जगह रियासती हुकूमत में ज्वाइंट सेक्रेटरी को इस ओहदे का मिजाज करार दिया गया है। इस तरह 2 सीढ़ी CEO के ओहदे के लिए आगे कीडर को बढ़ा दिया गया है। हालांकि जब औकाफ मुस्लिम कास्ट के लिए है तो इसका CEO मुसलमान को ही होना चाहिए। सेक्शन 132 में वाकिफ की मंशा के मुताबिक ही बोर्ड काम करेगा और वक्फ की कुल आमदनी इस्लाम मजहब की तालीमात और रिवायात के मुताबिक ही खर्च की जा सकेगी। इस दफा को सरे से हज़फ कर दिया गया है क्योंकि हुकूमत अपनी मर्जी से वक्फ की जायदाद दूसरों को मुंतकिल करने और इसकी आमदनी में खर्द बुर्द का इरादा रखती है। इस दफा के हज़फ होने से वक्फ की बुनियाद पर ऐसी तेशाजनी की गई है कि वक्फ की कोई अहमियत ही बाकी नहीं रहेगी। इस दफा में ये बात भी की गई है कि कानून वज़ा करने वाली एजेंसी भी कानून बनाने से पहले और बाद वक्फ एक्ट में दी गई तफसीलात को सामने रख कर ही कानून बनाएगी। इसको हज़फ कर दिया गया ताकि मरकजी हुकूमत औकाफ में मनमानी दखल अंदाजी और वक्फ के मफादात को मुतासिर करने वाले कानून साजी के लिए दरवाजा खुल जाए। इसी सेक्शन के क्लास 3 में ये बात भी कही गई है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा। इसको हज़फ कर दिया गया है ताकि कलेक्टर को सारे इख्तियारात तफवीज़ किए जा सके, जबकि ट्रिब्यूनल भी सरकार ही बनाती है जिसमें एक रिटायर्ड जज और 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी रेंज के अरकान होते हैं। गोया ये 3 नफरी बेंच है जो औकाफ से मुतल्लिक तनाज़ात को सुनने और फैसले का इख्तियार रखता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती रही है। ये बात सोच से बाहर है कि सरकार को अपने कायम करदा ट्रिब्यूनल पर ही भरोसा नहीं है। सेक्शन 433 के तहत ट्रिब्यूनल को पहले भी किसी पेंडिंग मामले को खत्म करने का इख्तियार नहीं था। ये काम सब सेक्शन 3 के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के जरिए किया जाता था। इसको श्री से मौजूदा तरमीम में हज़फ कर दिया गया है। इस तरह ट्रिब्यूनल के इख्तियारात में तखफीफ कर दी गई है। अगर ये जरूरी हो तो हुकूमत को हिंदुस्तान में 70 से ज्यादा ट्रिब्यूनल के इख्तियारात को भी कम करने के लिए बिल लाना चाहिए। सेक्शन 436 से उन अल्फाज को हज़फ किया गया जिनमें वक्फ 1995-2013 में इस्तेमाल की बुनियाद पर इसे वक्फ मान लिया गया था। ये काम सेक्शन के अल्फाज या तो जुबानी में होंगे, इसको हज़फ किया गया है। इससे कबल के दफात को भी हज़फ किया गया था जो जुबानी औकाफ में थे और जिनका इस्तेमाल जुबानी खदीम से मस्जिद, मदरसा वगैरह के लिए हो रहे थे। इसकी हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और सरकार से इसे गैर मौक़िफ़ा मानकर अपनी तहवील में ले लिया जाएगा। ये काम गैर कानूनी तरीके से सरकार पहले भी करती है। चुनाचा जिन मुस्तमिल मौक़ूफ़ा अराज़ी का सर्वे नहीं होता
इनको सब सर्वे करवाने से गैर मौज़ना आम बिहार सरकार करेगी, जिसका काम अभी इस्तेमाल हो रहा है और खौसीन में लिखा गया है, जिससे ये पता चलता है कि इस जमीन का फिल वक्त क्या मसरूफ है, लेकिन इस इंदराज की वजह से इसे अपनी सरकारी जायदादें मानती है जो कि मौकूफा नहीं है। सेक्शन 7-36 में मौजूदा तरमीम है। इसका खुलासा, अगर किसी को वक्फ करना है तो वक्फ बोर्ड के पास सारे कागजात और शवाहद के साथ कि वो जमीन इसकी मिल्कियत है दरख्वास्त दे सकता है और इसे रजिस्टर भी कर सकता है। वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ इस कदर इख्तियार होगा कि इंक्वायरी वगैरह कराकर इसकी कदर कीमत वगैरह की तयन करा ले और इसे कलेक्टर के पास भेज दे। अगर जमीन पर वक्फ के खिलाफ कोई अपील करता है और मुतनाज़िया बताता है तो इसकी समाअत के मुताबिक अगर रिपोर्ट में ए होगी और सेक्शन 7 इस जमीन का कोई दावेदार है या वो हुकूमत की प्रॉपर्टी करार दे दी गई है तो कुली या जुज़वी तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन वक्फ की हैसियत से नहीं हो सकेगा। ये तरमीम दफा 26, 29, 25 के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड के अख्तियारात और वाकिफ की मंशा को सलब करने के मुतरादिफ है। यहाँ से ये बात भी पुख्ता हो गई है कि तमाम अराजी जिन पर पहले बिहार सरकार सर्वे में लिख दिया गया है, ख्वाह वो जिस मसरूफ में भी इस्तेमाल हो, वक्फ नहीं बिहार सरकार की मिल्कियत होगी। बिल के जो मंदरजात और इससे वक्फ अला और इसकी गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। वालिदे वक्फ के लिए कागज दाखिल करेगा और कोई फरीक हक विरासत की बुनियाद पर अर्जी डाल देगा और मामला खत्म हो जाएगा। हालांकि हिंदू कोड में बाप को ये इख्तियार है कि वो अपनी सारी जायदाद बेटों के नाम करके बेटियों को कुलिया महरूम कर दे। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी इसकी तौसीक की गई है। फिर मुसलमानों को हुकूमत क्यों वक्फ अलल उदा से महरूम करना चाहती है? सेक्शन 47 में वक्फ बोर्ड को ऑडिटर का पैनल बनाने और इसे बहाल करने का इख्तियार था। वक्फ बोर्ड के इस इख्तियार को सलब करके रियासती हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। पहले आमदनी का 1.5% इस पर खर्च किया गया था, जिसकी तफसील वक्फ एक्ट सेक्शन 47 के तहत दर्ज किया गया है, जो मौजूदा तरमीम इसे सिरे से हज़फ कर दिया गया था। इसकी वजह से किसी भी आमदनी खर्च की जांच के लिए मरकजी हुकूमत डायरेक्टर ऑडिट का हुक्म किसी भी वक्त के लिए किसी भी वक्त दे सकती है। मरकजी हुकूमत ये काम हुकूमत हिंद के ऑडिटर जनरल या किसी भी अफसर के जरिए करा सकती है। हुकूमत हिंद इसके लिए तरीक़ेकार भी वज़ा कर सकती है। इस तरमीम के मान लेने पर वक्फ बोर्ड मरकजी हुकूमत के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगी। ये 26, 29, 25 दफा की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि यकलियत के मामलात में पूरी दखल अंदाजी है। वक्फ एक्ट सेक्शन ए और इसके अलावा इसको हज़फ कर दिया गया था। ये वो दफात है जिससे वक्फ बोर्ड को वसी इख्तियारात हर मामले में मिल रहे थे। बोर्ड के इख्तियारात को महदूद और इसको मफलूज बनाना उनको हज़फ करने का बुनियादी मकसद है। सेक्शन 104 में वक्फ करने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं होता। कोई भी शख्स वक्फ के उन मकासद के लिए जायदाद वक्फ कर सकता है। इस दफा को हज़फ करने की तजवीज़ रखी गई थी। इसकी वजह से कोई गैर मुस्लिम अपनी जायदाद मुस्लिम औकाफ के मकासद के लिए रद्द नहीं कर सकता है। ये चंद मौजूदा तरमीमात का तज्जियाती मुतालिया है, पूरे का नहीं। पूरे का मुतालिया और उनकी कानूनी वजाहत तो कानूनदा हजरत ही कर सकते हैं। ये चंद नुकात है जो बादियुन नजर में समझ में आए और इसका जिक्र कर दिया गया है। जरूरत महसूस होती तो इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। तेलंगाना के साबिक वजीर और MLA हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की असलियत सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि असेंबली इंतखाबात से पहले सबको 2 लाख का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। किसान फौरन जाकर 2 लाख का कर्ज हासिल करे। उन्होंने कहा है कि कर्जा 9 दिसंबर को माफ कर दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि कर्जा माफी का क्या हुआ तो उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन कोड है, लोगों ने यकीन नहीं किया, लिहाजा उन्होंने कुमारा बिल्ली मिलने पर बहतान लगाया है। उनका कहना था कि वो तमाम देवताओं पर गंदगी डालकर 15 अगस्त से पहले 2 लाख रुपए माफ कर देंगे। मैंने ऐलान किया है कि अगर 15 अगस्त तक कर्जा माफ कर दिया गया तो मुस्तफा हो जाऊंगा। कर्ज माफ ना होने पर इस्तीफा देने का कहा। कहते हैं कर्ज माफ कर देंगे लेकिन कर्ज माफ नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी ने खम्मम सभा में ऐलान किया कि उन्होंने कर्ज का मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया। रेवंत रेड्डी, मुझे बताओ कि तुम किस गांव में जाओगे, मुझे बताओ कि तुम किस मंडल में आओगे। आइए पूछें कि क्या ये भी 100% कर्ज माफी है। ऐसा क्यों कि रेवंत रेड्डी की काबीना में शामिल वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी को मुकम्मल कर्ज माफी नहीं मिली। कल वजीर ज़राअत और नागेश्वर राव ने इतराफ़ किया है कि 49 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाना था, लेकिन सिर्फ 22 लाख किसानों को कर्ज माफ किया गया। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने बुनकरों की मीटिंग में कहा है कि 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज की माफी की गई। लोग परेशान हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि किस पर यकीन करें। इस वज़ीर आला ने न सिर्फ किसानों को बल्कि भगवानों को भी धोखा दिया है और गद्दारी का इर्तिकाब किया। अगर हुक्मरान खुदा से गद्दारी करेंगे तो खुदा अवाम और रियासत से नाराज होगा।
आज हम यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर गए और तेलंगाना की आवाम की हिफाजत की दुआ की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ये इतराफ करना चाहिए कि उन्होंने कर्ज मुआफी के मामले में भगवान को धोखा देकर आवाम को धोखा दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को डरने की कोई बात नहीं है। ये तहरीकों की सरजमीन है। तहरीकें और जदोजहद हमारे लिए नत नई बात नहीं। हम हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहेंगे और किसानों के मुकम्मल कर्ज मुआफी तक किसानों के साथ होंगे। तेलंगाना हुकूमत के जरिए शुरू किए गए वाना महा उत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिला आदिलाबाद मुस्तकर के चांदा में वाक़ तेलंगाना अक़लियत यखामती स्कूल बॉयज 2 में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें इंचार्ज प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल हकीम और कोऑर्डिनेटर सैयद हमीद की हमरा स्कूल के अहाते में तकरीबन 300 पौधे लगाए गए। इस मौके पर असातिज़ा, स्कूल अमला और तलबा ने भी पौधे लगाए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को अच्छा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए पौधे लगाना हर एक की जिम्मेदारी है। Good afternoon to everyone. Today, TGMRS Boys 2 Chanda Adilabad, we are slapped the plantings. The government scheme Indira Vana Prabha, and we along with our principal sir and teachers, students, we are slapped 300 trees, small plants in our school premises surroundings, and we are saying that each and every people compulsory plant the trees. And श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि विरदू बाबाजी एक मिसाली शख्स है जिन्होंने गरीबों और कमजोर तबके के लिए बहुत से खिदमत के प्रोग्राम किए हैं। सरावा कोटा मंडल के अलूडू गांव में जुमेरात को विरदू बाबाजी का मुजस्समा निस्ब किया गया, जबकि श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने उनके मुजस्समे को फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए शंकर ने कहा कि विरदू बाबाजी ने श्रीकाकुलम के मुकद्दस मुकाम अरासुएली मंदिर की तामीर में अहम रोल अदा किया था। कहा जाता है कि उन्होंने स्कूलों की तामीर में अपनी इमदाद फराहम की थी। उन्होंने कहा है कि वह इस अजीम इंसान के मुजस्समे की नकाब कुशाई करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महना ने खिदमात लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सैलाब सिर्फ ऐसे लोगों के लिए आएगा। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में उनकी अहलिया स्वाति शंकर, बेटे और बेटियां, बाबाजी के अहल खाने और गांव वालों ने शिरकत की। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर केटीआर ने खातून सहाफी सुरीता और विजय रेड्डी पर वज़ीर आला के पैरोकारों के हमले की सख्त मजम्मत की, जो लोगों को कर्ज माफी के असल हक़ाइक़ दिखाने के लिए वज़ीर आला के आबाई शहर कोडंडापल्ली गए थे। ड्यूटी पर मौजूद सहाफियों पर हमला एक घिनौना फेल होता है। रेवंत रेड्डी, जो इंदिरम्मा की हुकूमत पर तनकीद करते हैं, पूछा कि आपके दौरे हुकूमत में खवातीन सहाफियों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता है। 2 खवातीन सहाफियों ने क्या गलत किया? क्या रेवंत रेड्डी ऐसी ज़बान बोलते थे जो नाकाबिल तसव्वुर थी? क्या उसने हिसाब पर लानत भेजी? अगर वो ये जानने के लिए जाएं कि आया कोंडा रेड्डी गांव में किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है, तो उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के गुंडे उन पर हमले क्यों कर रहे हैं। केटीआर ने अपनी नाराजगी का इजहार किया कि लड़कियों को कीचड़ में फेंक कर उनकी तौहीन करना, उनकी पिटाई करना और उनकी तरफ देखे बगैर भी बदतमीजी करना शर्मनाक है। अगर वज़ीर आला मुखलिस है, अगर ये सच है कि उन्होंने 100% कर्जा माफ कर दिया है, तो डरने की क्या जरूरत है। केटीआर ने सवाल किया है कि जिस घर में आपकी पैदाइश हुई है, इसके सामने आपने 2 लड़कियों की तौहीन क्यों की। केटीआर ने खवातीन सहाफियों पर हमला करने वाले कांग्रेसी गुंडों की फौरी गिरफ्तारी और मुकदमात के इंदराज का मुतालबा किया है। खवातीन कमीशन को भी इस हमले पर फौरी जवाब देने और कार्रवाई करने को कहा गया है। ఇద్దరు ఆడబిడ్డలు జర్నలిస్టులు ఏం తప్పు చేసిండ్రు? వాళ్ళు ఏమన్నారు? వాళ్ళు రేవంత్ రెడ్డిని ఏమన్నా బూతులు తిట్టినరా? నీ లెక్క లాగుల తొండలు ఇడిచి పెడతామన్నారా? ఏమన్నారా? నీ లెక్క అడ్డమైన భాష మాట్లాడినరా? ఏం చేసిండ్రు? పాపం ఒక అమ్మాయి విజయారెడ్డి అనే జర్నలిస్టు, ఇంకొక అమ్మాయి సరిత అనే ఆడబిడ్డ, ఇద్దరు సీదా కొండారెడ్డి పల్లెకు పోయినరు. కొండారెడ్డి పల్లెలో నిజంగా రుణమాఫీ జరిగిందా లేదా ఇది తెలుసుకుంటందుకు పోయినరు. తెలుసుకుంటందుకు పోతే అక్కడ ఉండే కొంతమంది కాంగ్రెస్ గుండాలు వాళ్ళ మీద దాడి చేసి ఆడపిల్లలను కూడా చూడకుండా వాళ్ళను బురదల నూకేసి వాళ్ళను కొట్టి ఇక రకరకాలుగా అసభ్యంగా ప్రవర్తించి కొండారెడ్డి పల్లెలో 2 ఆడబిడ్డలకు అవమానం చేసిండు. నేను అందుకే అడుగుతా ఉన్నా, ముఖ్యమంత్రి నీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు భయపడుతున్నావు? విలేకరులు వాస్తవాలు బయట పెడితే ఎందుకు భయమైతున్నది? రుణమాఫీ చేసిన మాట వాస్తవమే అయితే, రుణమాఫీ నువ్వు 100% చేసిన ముచ్చట నిజమైతే
ఎందుకు కొండారెడ్డి పల్లెలో నీ ఇంటి ముంగట, నువ్వు పుట్టిన ఇంటి ముంగట ఇద్దరు ఆడబిడ్డలను అవమానం చేసినావని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. जना सेना के कायदीन और नामवर डॉक्टर दिनीति श्रीधर ने कहा है कि पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता मेगा स्टार चिरंजीवी के मदाहों की मदाखिलत और खिदमत अनमोल है। शहर के गुजराती पेट जंक्शन पर चिरंजीवी के सीनियर फैन लीडर्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम सालगिरह मनाने के लिए जुमेरात को खाने के अतिये का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर श्रीधर ने कहा कि एक मुस्तकिल कारकुन रहे हैं। चिरंजीवी ने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए कुछ सफ़हात लिखे हैं। एक आम घराने में पैदा हुए एक गैर मामूली शख्स के तौर पर पले बड़े और एक अजीम शख्सियत के मालिक है। उन्होंने कहा है कि बगैर किसी पस मंजर के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले और कदम बकदम परवान चढ़ने वाले वायनम बहुत से लोगों के लिए तहरीक है। कहा जाता है कि कई दहाइयों तक अदाकारी के जरिए शायकीन को महफूज करके फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से तरक्की की है वो एक मिसाली है। ब्लड बैंक, आई बैंक और ऑक्सीजन बैंक कायम करने और गरीब लोगों के लिए खड़े होने पर उनकी तारीफ की गई है। चिरंजीवी ने तारीफ की कि वो रियल हीरो नहीं बल्कि हकीकी हीरो है। उनके साथ जना सेना पार्टी के जिला सदर परसनी चंद्र मोहन, टीडीपी कायदीन और मेगा स्टार चिरंजीवी के पुरसितारे एसोसिएशन के कायदीन और दीगर ने इस फूड डोनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एआईसीसी की कॉल पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना रियासती उमूर के इंचार्ज ने मुतालबा किया है कि सीबी चेयरमैन फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए और कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया और अडानी मेगा इस घोटाले की तहकीकात मुश्तरका पार्लिमानी की जानी चाहिए। वज़रा, एमएलएस और कांग्रेस पार्टी के कायदीन, टीपीसीसी रियासती जनरल सेक्रेटरी कुटुम्बलापुर हल्का कांग्रेस कायदीन नरसा रेड्डी, भूपति रेड्डी और कुटुम्बलापुर हल्का इंचार्ज कौलन हनुमंत रेड्डी ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में डिवीजन के कायदीन, एनएसयूआई कायदीन, यूथ कांग्रेस कायदीन, महिला कांग्रेस कायदीन, कुतुबुल्लापुर हल्के के सीनियर कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। ఒక పరిశోధనాత్మక వివరాలను సేకరించి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ప్రజల ఆస్తులను సెబీ ద్వారా షేర్ మార్కెట్ ద్వారా కొనుగోలుతున్నారో सीबीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा हनुमाकुंडा हरिता होटल में सीबीआई स्टेट बिल्डिंग काउंसिल के इजलास के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। Judiciary should clarify why judiciary, the Supreme Court has put the ceiling of 50% on reservation. First, Supreme Court should have without explain why there is ceiling on reservation, 50% ceiling. Why Supreme Court itself agreed for 10% reservation to EWS. Supreme Court will have to explain. And now the public sector undertakings are being privatized. If there is no public sector industry, if there is no public sector educational institution, how the marginalized people can have access to employment and education? But Supreme Court doesn't say a word on the need for reservation in private sector. Our party is demanding reservation in private sector. But Supreme Court has not said anything. That is why our party has asked Supreme Court, the judiciary will have to answer on all critical issues being raised by the people across the country. कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से शुरू किया गया एहतजाज 90 दिन में दाखिल हो गया है। जुमेरात के रोज जूनियर डॉक्टर्स ने मुकामी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के दफ्तर के सामने अपना एहतजाज जारी रखा। कैंपस में कई मुकामात पर पम्फलेट तकसीम करते हुए मरीजों में बेदारी की गई। उन्होंने इस मौके पर कलकत्ता वाक़े के मुतासरीन के अहल खाने को इंसाफ फराहम करने और मेडिकल के तलबा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की है। उन्होंने कहा है कि वो डॉक्टर के साथ इजहार यकजहती करते हैं जिसने अपनी कीमती जान गंवा दी है। डॉक्टर और इस मुल्क की तमाम खवातीन के लिए उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता।
पार्टी के रियासती सेक्रेटरी के राम कृष्णा ने पार्टी सफों से सितंबर के महीने के अंदर सीपीआई के तमाम शाखों की मीटिंग को मुकम्मल करने की तैयारी करने का मुतालबा किया है। राम कृष्णन ने विजयवाड़ा दसरी भवन से पार्टी एग्जीक्यूटिव मेंबरान और जिला सेक्रेटरी के साथ जूम मीटिंग की। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरीट के अरकान पी हरिनाथ रेड्डी ने मीटिंग की सदारत की। पार्टी के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी मोपला नागेश्वर राव, सेक्रेटरी के अरकान जल्ली विल्सन और अकेनी विनाजा ने शिरकत की है। सीपीआई सेक्रेटरीट के मेंबरान जी ओल्बो और जंगला अजय कुमार, देगा प्रभाकर, पार्टी सेक्रेटरीट के मेंबरान, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और रियासत के अजला के कई सेक्रेटरीज मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में कृष्णा ने कहा है कि सीपीआई के कौमी कमेटी की कॉल के तहत 1 से 7 सितंबर तक बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ और नए राशन कार्ड के लिए एहतजाज किया जाना चाहिए। तजवीज़ है कि पार्टी की तमाम शाखों के इजलास सितंबर तक मुकम्मल कर लिए जाए और इसी तरह पार्टी सपों को आगे बढ़ाने राम कृष्णन ने इस माह की 28 तारीख को चाहिए दूसरी और विजयवाड़ा में मुतासरीन के तहत मुनक़िद होने वाली ज़मीन मुतासरीन के रियासती कॉन्फ्रेंस का मुतालबा किया है। वो रियासत भर में पिछली हुकूमतों के दौरान ज़मीन पर कब्जे का शिकार होने वाले गरीबों के लिए मकानात के मसाइल पर मुतासरीन के दस्तखत के साथ जमा होंगे। राम कृष्णा ने वजाहत की है कि मदनापल्ली सब कलेक्टर के दफ्तर में ढेरों की तबाही के बाद रियासत भर में जमीन की बेज़ाब्तगी सामने आ चुकी है। कई मुतासरीन ने आगे आकर रेवेन्यू हुकाम से शिकायत की। राम कृष्णा ने याद दिलाया है कि सीपीआई की सफ़ों ने उन मसाइल पर पूरी तरह रद्दमल ज़ाहिर किया और सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने पार्टी रियासती और कौमी रहनुमाओं के साथ इस जगह का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि मुतासरीन की जानिब से तमाम जिला कलेक्टर्स में गरीबों की अराजी और मकानात से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें जमा हो चुकी है। भैंसा सरकारी दवाखाने में गुज़िश्ता रात ज़चगी ऑपरेशन के दौरान नौमौलूद और जच्चा दोनों फौत हो गए। अफराद खानदान ने सरकारी दवाखाने में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर रोजा पर लापरवाही बरतने और जौजा व नौमौलूद को मारने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया और भैंसा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मुतवफ़ी खातून राठौड़ शीतल 23 साल की ये दूसरी ज़चगी बताई गई है और मुतवफ़ी खातून का ताल्लुक़ कोहिर मंडल के मौजा ब्रह्मेश्वर से बताया गया है। प्रेम है साहब मरलाकुंडा। मैं कल 3 बजे आया यहाँ पर एम्बुलेंस में, लाके नहीं कि अंदर एडमिशन कर दिए। करने के बाद नहीं किया, वो अभी 6 बजे होता 7 बजे होता ऐसा हमारे को बोले। नॉर्मलिज होता, सीजर करने का जरूरत नहीं है बोल के बोले। उसके बाद में नहीं की तो बच्ची नहीं की, अब चिल्लाना रोना वहाँ जगह पे नहीं टिक रही। तो हाउर जाके मैं बोला तो इसका टाइम बोले 11 बजे है, 11 बजे बच्चे हो जाता। 11 बजे भी देखे, 11 बजे के बाद हाउर गए, मैडम क्या होगा बोले तो नहीं कि सुबह होता बोले। तो अब रात तमाम ये पूरा ग्राउंड में नहीं कि बच्चे नहीं कि रोते फिरने लगी। उनको कोई आके देख रहे नहीं। शिक्षक ने भी नहीं देखे क्या? नहीं देखे साहब, शिक्षक ने भी नहीं देखे। जाके बोल रहे तो नहीं कि हमारे को मालूम तुम क्या डॉक्टर है क्या? अच्छा, उनके होने के टाइम पे होते। हम बोला ठीक है साहब, इनका क्या है तो वो दुकरा सो नहीं कि इनको थोड़ा ट्रीटमेंट तो करो ना। नहीं कुछ नहीं है, अब ट्रीटमेंट उनका सुबह में बच्चा हो जाता। सुबह में फिर 9 बजे काशीनाथ सर आया। काशीनाथ सर आने के बाद उसका MRI बनाया, CT स्कैन बनाया बच्चे का। बनाया तो नहीं कि सर को बोला मैं सर पाँव पड़तू मेरे बच्चे का नहीं कि नॉर्मल नहीं होता, तुम सीजर बना दो। तो नहीं बेटा बोले अभी 1 घंटे में हो जाता नॉर्मल, वो सीजर करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल हो जाता। ले जाके डाल दिया अंदर। अब बच्ची रोना वो अभी होता 12 बजे होता 10 बजे होता ऐसा बोलते बोलते नहीं कि 2 बजे मैडम बोली, वो रोजा मैडम क्या बोली, 2 बजे हम उसको एक फैसला कुन कार्रवाई में पुलिस ने खतई इतला पर काम करते हुए जादू पॉइंट के करीब पाजलपुरा बिजबहाड़ा में एक कामयाब छापा मारा, जिसके नतीजे में तकरीबन 950 लीटर गैर कानूनी देसी साख्ता शराब जब्त की गई है। ऑपरेशन में गैर कानूनी पैदावार के अमल में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आज़ाद सिंह और सूरज चौहान, जो असल में अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, फिलहाल पाजलपुरा बिजबहाड़ा में मुकीम है। इनको गिरफ्तार किया गया। FIR नंबर 168 के तहत पुलिस स्टेशन और एक्साइज एक्ट की दफा 48 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अनंतनाग पुलिस की ये तेज और मौसर कार्रवाई जिला में
एक्साइज खवानीन को नाफिज करने और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए एक गैर मुतज़लज़ल लगन को ज़ाहिर करती है। निजामाबाद शहर में बारिश के नाले में बह जाने वाली 2 साला लड़की की नाश बरामद हो गई है। चहारशंबे की शाम निजामाबाद शहर के आनंद नगर में रहने वाली 2 साला लड़की अपने घर के सामने खेलते हुए सामने से गुजरने वाले नाले में बह गई। इस बात की इत्तला इसके साथ खेलने वाले दीगर बच्चों ने दी। घर वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अमले के ताउन से रात में बच्ची को काफी तलाश किया। ताहम जुमेरात की सुबह बच्ची की नाश काफी दूर बरामद हुई। पुलिस ने नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है। कोटला के एमएलए डॉक्टर कल्वाकुंटला संजय ने कस्बे के अंबेडकर चौरस्ते के करीब किसानों के धरने का कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे, उन्होंने बताया है कि हम भारत राष्ट्र समिति कर्ज मुआफी के सिलसिले में बगैर किसी पाबंदी के तमाम किसानों के कर्ज मुआफी का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जगतियाल जिला भर में पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं और किसानों को कर्ज मुआफी का फायदा न मिलने की वजह से किसान काफी परेशान है। एक तरफ रियासत के वज़ीर-ए-आला कह रहे हैं कि 2 लाख तक के तमाम कर्जे माफ कर दिए गए हैं, लेकिन वज़ीरा कह रहे हैं कि कर्ज माफी अभी मुकम्मल नहीं हुई और ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इनका कहना था कि वो किसानों को परेशान कर रहे और परेशान करते रहेंगे। इस प्रोग्राम में हलके के मंडल सदर, साबिक ZPTCs और साबिक MPTCs, साबिक सरपंच ने शिरकत की। గత 9 నెలల్లో దగ్గర 9 నెలల అవస్థ ఉంది। ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంత అసమర్థంగా ఉంటదని చెప్పేసి నిరూపించిన ఏకైక ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏర్పడిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం। 9 నెలలైంది దగ్గర డిసెంబర్ 9 అని చెప్పిన వాగ్దానాలు 9 నెలల తర్వాత కూడా రైతుల్ని గూసపోసుకుంటా ఉన్నారు తప్ప ఈ ప్రభుత్వం ఏ ఒక్క పని చేయలేదు। చిన్న ఉదాహరణకి మొన్న మేము చెప్పినాం, వీళ్ళకి అసలు ఏమైనా పాలసీ ఉన్నదా, ఎట్లా వీళ్ళు ప్రభుత్వం పాలిస్తారు, వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఒక్క పాలసీ కూడా చెప్పని రాయి ప్రభుత్వం ఇది। ఉదాహరణకి వాళ్ళు చూస్తున్నాం, రైతులందరూ ఇవాళ రోడ్డెక్కినారు। ఏం చెప్పినారు మీరు? డిసెంబర్ 9 నాటికి అందరూ బ్యాంకుకి ఉరుకుని 2 లక్షల రూపాయలు తెచ్చుకొని డిసెంబర్ 9వ తారీఖు నాడు మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే ఫస్ట్ మొట్టమొదటి చేసేది రైతు రుణమాఫీ అని చెప్పిన రోజు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు। ఇప్పటికి 9 నెలలైంది। 9 నెలలు అయితే మధ్యలో ఏం చెప్పినాడు? మళ్ళీ वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने आज पल्ली वैजनाथ में रियासती सतह के ज़रिए मेले के इफ्तिताह के मौके पर ऐलान किया है कि किसानों के फायदे के लिए तमाम स्कीम्स को नाफिज करके अलावा जवाब हमारा खाना फराहम करने वाला है। रियासत में लड़का शेतकर अभियान शुरू करने के अलावा सोयाबीन और कपास के लिए फी एकड़ 5,000 रुपए की इमदाद वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है। पल्ली से खुद 5 रोजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल 2024 का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आला ने पंडित अन्ना मंडे सभा मंडप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी में एक शानदार तकरीब में किया। वो इस वक्त बात कर रहे थे। इस प्रोग्राम में मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान की खुसूसी मौजूदगी थी। प्लेटफॉर्म्स पर रियासत के नायब वज़ीर-ए-आला देवेंद्र, नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार और रियासती वज़ीर ज़राअत और जिला बेड के सरपरस्त मौजूद रहे थे। इसके अलावा अजी सोयाबीन और कपास की काश्तकार में 5,000 रुपए की सब्सिडी तकसीम करने के लिए मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से एक वेब पोर्टल भी नाफिज किया गया है। महकमा ज़राअत की मुख्तलिफ स्कीमों की मालूमात पर मुश्तमिल काफ़ी टेबल बुक शाये की गई है। इसके साथ ही इस मौके पर वसंत राव नायक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रभनी की तरफ से तैयार करदा कीड़ों की बीमारियों के इंतजाम के मरबूत किताबचे को भी जारी किया गया है। इस 5 रोजा ज़रई मेले में ज़रई लिटरेचर के नुमाइश के साथ साथ रहेंगे। आने वाले 5 दिनों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार्स मुश्तमिल होंगे। क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सवाल करना गुनाह है? किसान, तलबा, सहाफ़ी, अवामी नुमाइंदे जिसने भी पूछा, लेकिन क्या पुलिस आपकी चाल इस्तेमाल करेगी? जमानतें नाफिज करने के लिए धमकियां, ब्लैकमेल, हमले, मुकदमे। क्या इंदिरम्मा की राज्यसभा इस वक्त की इमरजेंसी का गैर एलानिया निफाज है? तेलंगाना इस तरह तालियां बजाने से नहीं डरता। याद रखिए जनाब चीफ मिनिस्टर, जितना आप दबाएंगे उतना ही उलट जाएगा। साल खत्म होने से पहले इतनी मायूसी, ये तो भी शुरुआत है, अगला मसले का त्यौहार है। जब वो कर्ज माफी के बारे में पूछते हैं तो उन्हें डराया और खौफजदा किया जाता है। और आपकी 6 जमानतों का क्या होगा?
420 जमानतें। क्या आपको लगता है कि इंतजामिया सब बकवास और पागल अल्फाज है? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसको खूबसूरत बनाया जाएगा अगर वो ऐसा बर्ताव करे जैसा कि इसने पूरा उसुरम तेलंगाना में किया था। अवाम आपको उस वक्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। बीआरएस उनके साथ खड़ा है, परेशान शिकार न हो। हमले, मजालिम, मुकदमात और धमकियां बीआरएस के लिए नहीं है। ये नेकटास और तीसमार खां इस तरह की कई कोशिशें की है और ये रुक भी चुकी है। आपकी कांग्रेस को दी गई सुहागरात की मुद्दत खत्म हो गई है। बीआरएस की सफ़े आपको अवामी मैदान में धोने के लिए तैयार है। अगर आप अब भी मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, इंतखाब आपका होगा। हुक्मरान जमात हो, हर पार्टी अवाम के लिए है। हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।